Hi everyone, I'm Chavi. Welcome back to my channel. In today's video, I'll be discussing about no fault liabilities. See, generally what happens is कि आपकी लाइबिलिटी होती है अगर आपने कोई एक्ट ऐसा कमिट करा है जो आपको नहीं करना चाहिए था, या फिर आपने कोई ऐसा एक्ट नहीं किया जो आपको करना चाहिए था, तो आपकी जो है लाइबिलिटी अराइज होती है। और तो और अगर आपकी कोई इंटेंशन होती है किसी दूसरे पर्सन को हार्म पहुंचाने की, डैमेज पहुंचाने की, तो आप जो है लाइबल होते हो। अगर आपकी इंटेंशन नहीं भी होती, तो अगर आप नेग्लिजेंट होते हो किसी एक्ट को करने के लिए, तो आपकी लाइबिलिटी होती है। लेकिन नो फॉल्ट लाइबिलिटी के बारे में जो आज हम डिस्कस करेंगे, उसमें ना तो आपकी कोई इंटेंशन है दूसरे पर्सन को हार्म या डैमेज पहुंचाने की, ना ही आप नेग्लिजेंट हो ऑन योर पार्ट, बट स्टिल यू विल बिकम लाइबल. So let's discuss. So there are two types of liabilities, that is no fault liabilities. First one is strict liability and the second one is absolute liability. तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का जो कंसेप्ट है वो इवॉल्व हुआ था रिलायंस वर्सेस फ्लेचर के केस में. इस केस में क्या हुआ था, जो फ्लेचर है, फ्लेचर को रिजर्वायर कंस्ट्रक्ट करवाना था, तो उसके लिए उन्होंने इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट किया. फिर बाद में उन्होंने इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर जब रिजर्वायर कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि जो रिलायंस है, रिलायंस के काफी सारे ओल्ड माइन शाफ्ट जो है वो वहां पे रखे हुए हैं और वो ओपन थे. तो उस टाइम उसने जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, उनको नहीं पता था कि ऐसा कोई डैमेज भी हो सकता है, तो उन्होंने उस चीज को कवर करने की कोशिश ही नहीं करी गई. उन्होंने अपने ही लैंड पे जो है रेजर्वायर कंस्ट्रक्ट करवा दिया. तो जब रेजर्वायर कंस्ट्रक्ट हो गया, जब उन्होंने उसमें वाटर फिल किया, तो वाटर फिल करने के बाद जो वाटर जो था वो लीक होके चला गया रिलायंस के लैंड में, जिससे उनकी ओल्ड माइन जो शाफ्ट जो थी उनके अंदर जो है पानी चला गया, और जिससे रिलायंस को जो है बहुत ही ज्यादा डैमेज हुआ, हार्म पहुंचा. तो इसी का कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि रिलायंस ने जो है फ्लेचर के अगेंस्ट केस फाइल कर दिया. इस केस में प्रिंसिपल्स लेट डाउन करे गए थे रिगार्डिंग स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी. लेट्स डिस्कस. First essential is dangerous thing and thing likely to do mischief. So the first essential is कि अगर आप कोई अपनी लैंड के ऊपर कोई dangerous thing लेके आते हो, अब आप सोचोगे कि वाटर तो कोई dangerous thing है नहीं. That's why I've also included the term likely to do mischief. अगर आप कोई ऐसी ordinary चीज भी लेके आते हो, जैसे इस केस में वाटर था, वाटर तो कोई dangerous thing नहीं है, बट स्टिल अगर वो escape हो जाने के बाद अगर कोई डैमेज पहुंचाती है, कोई हार्म पहुंचाती है दूसरे पर्सन को, तो वो भी जो है इस कैटेगरी के अंदर फॉल करेगी. सो द फर्स्ट एसेंशियल इज इफ एनी पर्सन हैज ब्रॉट टू हिज लैंड एनी डेंजरस थिंग और एनीथिंग व्हिच इज लाइकली टू डू मिसचीफ व्हेन इट विल एस्केप, दैट वुड फॉल अंडर the definition of strict liability. And yet another important essential is if it escapes, because as long as you are keeping all those dangerous things in your land, you will not be liable. Your liability would arise only and only when if that thing would escape. इस केस में क्या हुआ था कि वाटर जो है वो लीक हो गया था और तब वो किसमें पहुंचा, माइन शाफ्ट में पहुंच गया था रिलायंस के. तभी एट दैट वेरी मोमेंट लाइबिलिटी जो थी फ्लेचर की तब अराइज हुई थी. द फर्स्ट टू एसेंशियल आर डेंजरस थिंग एंड द सेकेंड इज व्हेन इट विल एस्केप, then your liability would arise. And the third important essential is if that thing which you have kept on your land is for non-natural use. नॉन-नेचुरल यूज में इसका यहाँ मतलब है कि अगर आप कोई स्पेशल पर्पस के लिए अगर कोई चीज कंस्ट्रक्ट करवा रहे हो, तो वो जो है इस कैटेगरी के अंदर फॉल करेगी. जैसे नॉन-नेचुरल मीन्स कि कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबनॉर्मल कोई चीज अगर आप कर रहे हो अपने लैंड पे, दैट वुड कम अंडर नॉन नेचुरल यूज. अब इस जो कंसेप्ट है, जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का जो कंसेप्ट है, उसके काफी सारे एक्सेप्शंस हैं. जैसे एक्सेप्शंस हो जाता है अगर प्लेंटिफ ने अगर कंसेंट दी हुई है, अगर प्लेंटिफ ने किसी एक्ट को करने के लिए कंसेंट, अपनी सहमति दी हुई है डिफेंडेंट को, अगर उसको कोई हार्म पहुंचता है, तो उस केस में जो प्लेंटिफ है वो नहीं डैमेजेस रिकवर कर सकता, बिकॉज प्लेंटिफ हैज वॉलंटरी कंसेंटेड, जिसमें एक कंसेप्ट आता है वॉलंटाइन नॉन फिट इंजुरिया, जो कि जनरल डिफेंसेस भी है. अगर फिर सेकंड आ जाता है अगर कोई एक्ट हुआ है किसी एक्ट ऑफ गॉड से, तो वो भी जो है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का जो कंसेप्ट है उसके अंदर नहीं फॉल करेगा. अगर किसी एक्ट ऑफ द स्ट्रेंजर के थ्रू अगर प्लेंटिफ को, किसी पर्सन को अगर हार्म पहुंचा है, तो भी जो है वो डैमेजेस नहीं रिकवर कर सकता डिफेंडेंट से. एक्सेप्शंस जो थे इस प्रिंसिपल के वो बहुत सारे थे. इन्हीं सारे एक्सेप्शंस के का जो नतीजा यही था कि जो रूल जो था, जो लॉ था, वो उसकी जो एप्लीकेबिलिटी थी कोर्ट्स में वो बहुत कम रह गई थी. दैट्स व्हाई इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू इनैक्ट सम न्यू लॉ. एब्सोल्यूट लायबिलिटी का जो कंसेप्ट है वो इवॉल्व हुआ था MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस से. इस केस में क्या हुआ था, इस केस में जो ओलियम गैस थी वो लीक हो गई थी, और ये जो था 1985 का केस है, और इससे
से जस्ट 1 साल पहले जो है भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, जिसमें बहुत लोगों की डेथ हुई थी और बहुत सारे लोग जो है इससे अफेक्ट हुए थे। सो ये केस बेसिकली आर्टिकल 32 के अंदर रिट पिटिशन फाइल करने से हुआ था बाय वे ऑफ PIL। और इस केस में बेसिकली काफ़ी सारे क्वेश्चंस वो रेज हुए थे कि क्या एंटरप्राइज जो है, जो इतनी हजार्डस एक्टिविटी जो कैरी आउट करती है, क्या उनका बनता है कि वो इतने पॉपुलेटेड, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में जो है ऐसी एक्टिविटीज परफॉर्म करे? अगर वो परफॉर्म कर भी रही हैं तो कि व्हाट आर द सेफ्टी मेजर्स विच दे आर टेकिंग? सो बहुत सारे क्वेश्चन जो थे इसमें रेज हुए थे कि स्कोप एंड एम्बिट ऑफ आर्टिकल 21 वाज आल्सो क्वेश्चन इन दिस केस। सो देयर वर मेनी क्वेश्चन विच वर आस्क्ड इन दिस केस। सो इस केस में फिर और जो भोपाल गैस ट्रेजेडी थी उससे तो लोग वैसे ही रिकवर नहीं कर पाए थे, 1 साल के अंदर एक और ऐसी ट्रेजेडी हो गई थी। सो दैट्स व्हाई इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू इनैक्ट न्यू लॉ, बिकॉज अगर हम स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का प्रिंसिपल अगर हम इस केस में लगाते तो वो किसी ना किसी एक्सेप्शन, जो मैंने इतने सारे एक्सेप्शन बताए, वो किसी ना किसी एक्सेप्शन में फॉल कर ही जाता। और दैट इज व्हाई इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू इनैक्ट अ न्यू प्रिंसिपल। सो एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कंसेप्ट जो इसमें हेल्ड किया गया था वो बहुत ही रिमार्केबल स्टेप था, बहुत ही बोल्ड स्टेप था। तो जो प्रिंसिपल्स लेट डाउन करे गए थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज कि जैसे यहाँ पे इस स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के कंसेप्ट में इतने सारे एक्सेप्शंस हैं, इस कंसेप्ट में कोई भी एक्सेप्शंस नहीं है। सो लेट्स प्रिंसिपल व्हिच आर लेट डाउन इन दिस केस वर दैट इफ देयर इज एनी एंटरप्राइज विच इज कैरिंग ऑन एनी हजार्डस एक्टिविटी, हजार्डस या फिर कोई ऐसी डेंजरस एक्टिविटी जो कि पब्लिक एट लार्ज को जो है बहुत ही गंदी तरीके से अफेक्ट करेगी, हार्म करेगी, तो वो जो एंटरप्राइज है, दैट एंटरप्राइज ओज एब्सोल्यूट एंड नॉन डेलीगेबल ड्यूटी। कौन सी ड्यूटी? टू इंश्योर द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द पीपल, or that would ensure that no harm would result from their activity, and they should and must adopt higher standard of safety। मीन्स कि अगर कोई ऐसी एंटरप्राइज, अगर कोई ऐसी एक्टिविटी कैरी ऑन कर रही है तो उनको हाईएस्ट स्टैंडर्ड जो है वो अडॉप्ट करने पड़ेंगे। और अगर बाय द चांस उनके ये स्टैंडर्ड जो है, हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ सेफ्टी अडॉप्ट करने के बावजूद भी अगर कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है, फिर भी जो एंटरप्राइज है वो एब्सोल्युटली लायबल होगी और इसके लिए कोई एक्सेप्शंस नहीं है। और अगर बाय चांस अगर ऐसा कोई एक्सीडेंट हो भी जाता है वो एब्सोल्यूट लायबिल होगी और उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा टू द विक्टिम्स। और ये जो कंपनसेशन का जो कंसेप्ट है ये एक तरीके से डेटरेंट इफेक्ट जो है वो क्रिएट करता है। और ऐसा नहीं है कि सबके लिए सेम है कि सब सेम ही कंपनसेशन देंगे, नहीं, जितनी ही बड़ी या फिर प्रॉस्पेरिंग एंटरप्राइज होगी उसको उतना ही ज़्यादा कंपनसेशन देना पड़ेगा। So this was the principle of absolute liability, that there is no exception and you would be absolutely liable. So that's all for today's video. I hope it's clear. Thank you so much. Bye bye.